नमस्कार। जेपीएससी की तैयारी के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक इकोनॉमी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक, राष्ट्रीय आय, को गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझना न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज को पहचानने के लिए भी बेहद जरूरी है। इस मास्टर क्लास में हमारा सफ़र बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रहेगा। हम राष्ट्रीय आय के परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर इसकी 3 मूलभूत अवधारणाओं की नींव रखेंगे, उसके ऊपर राष्ट्रीय आय के 4 स्तंभों को खड़ा करेंगे, भारत में इसकी गणना और आंकड़ों को देखेंगे और अंत में सीधे जेपीएससी परीक्षा के लिहाज से सबसे ज़रूरी तथ्यों पर फोकस करेंगे। तो आखिर ये राष्ट्रीय आय है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये किसी भी देश के आर्थिक प्रदर्शन, उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को मापने का एक पैमाना है। ये हमें बताती है कि एक देश एक साल के अंदर कुल कितनी कमाई करता है। लेकिन सवाल ये है कि हमें राष्ट्रीय आय की गणना करने की जरूरत ही क्यों है? असल में इसी से हमें पता चलता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है और सरकार जो नीतियां बना रही है वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं। और ये पूरी गणना एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की अवधि के लिए की जाती है। देखिए, राष्ट्रीय आय के वो जो 4 बड़े-बड़े स्तंभ हैं, उन्हें समझने से पहले हमें सिर्फ 3, जी हाँ, सिर्फ 3 मूलभूत अवधारणाओं को समझना होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट्स ही इसकी मजबूत नींव हैं। हमारा पहला जोड़ा है ग्रॉस यानी सकल और नेट यानी शुद्ध या निवल। ग्रॉस का सीधा सा मतलब है कुल मूल्य, टोटल वैल्यू, जिसमें कुछ भी घटाया नहीं गया है। वहीं नेट वो मूल्य है जो हमें कुल मूल्य में से घिसावट यानी टूट-फूट को हटाने के बाद मिलता है। तो अब ये डिप्रीसिएशन या मूल्यह्रास क्या है? देखिए, जब उत्पादन होता है तो मशीनें चलती हैं, इमारतों का इस्तेमाल होता है। समय के साथ और इस्तेमाल होने की वजह से इनकी कीमत में जो कमी आती है, उसी कमी को हम डिप्रीसिएशन या घिसावट कहते हैं। जैसे एक फैक्ट्री की मशीन जब 5 साल चल जाती है तो उसकी कीमत पहले जैसी नहीं रहती, वो घट जाती है। तो यहाँ हमारा पहला सुनहरा फॉर्मूला बनता है। इसे याद रखें, नेट इक्वल्स ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब जब भी आपको ग्रॉस से नेट पर जाना हो तो बस डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए। अब आता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट का जोड़ा, डोमेस्टिक यानी घरेलू और नेशनल यानी राष्ट्रीय। ध्यान से समझिए, डोमेस्टिक शब्द का संबंध देश की भौगोलिक सीमा से है, यानी मतलब भारत के नक्शे के अंदर जो भी हो रहा है। वहीं नेशनल शब्द का संबंध देश के नागरिकों से है, चाहे वो नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कमा रहा हो। चलिए, इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। सैमसंग एक विदेशी कंपनी है, लेकिन अगर वो भारत में फैक्ट्री लगाकर कुछ बनाती है तो वो भारत की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगा, क्योंकि उत्पादन भारत की सीमा के अंदर हो रहा है। दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा एक भारतीय नागरिक है। अगर वो अमेरिका में कोई फिल्म करके कमाई करती हैं तो वो आय भारत की नेशनल इनकम का हिस्सा होगी, क्योंकि वो एक भारतीय नागरिक द्वारा कमाई गई है। और यहीं से हमारा दूसरा महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला याद रखें, नेशनल इक्वल्स डोमेस्टिक प्लस NFIA। अब ये NFIA क्या है? इसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब भारतीयों ने विदेश से कितना कमाया, उसमें से विदेशियों ने भारत से जो कमाया उसे घटा दो, जो बचा वही है NFIA। हमारा तीसरा और आखिरी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत, ये किसी भी चीज़ को फैक्ट्री में बनाने की असल लागत है। और मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य, ये वो कीमत है जो हम और आप एक ग्राहक के तौर पर बाजार में चुकाते हैं। फैक्ट्री से बाजार तक आने में सरकार के टैक्स और सब्सिडी की वजह से कीमत बदल जाती है। तो यहाँ हमारा तीसरा और आखिरी सुनहरा फॉर्मूला है मार्केट प्राइस इक्वल्स फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सरकार जो अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है उससे कीमत बढ़ जाती है, और जो सब्सिडी या छूट देती है उससे कीमत घट जाती है। तो अब जब हमारी ये 3 फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स की नींव बिल्कुल मजबूत हो चुकी है, तो चलिए अब हम तैयार हैं राष्ट्रीय आय के उन 4 मुख्य स्तंभों को एक-एक करके समझने के लिए।
पहला और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला स्तंभ है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सीमा के भीतर। जीडीपी हमें किसी भी देश की आंतरिक आर्थिक ताकत को दिखाता है। राष्ट्रीय आय की पूरी गणना एक तार्किक सफर की तरह है। हम हमेशा जीडीपी से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटाते ही हमें एनडीपी मिल जाता है। अगर हम जीडीपी में एनएफआईए जोड़ दें तो हमें जीएनपी मिल जाता है, और फिर इस जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटा दें तो हमें एनएनपी मिल जाता है। ये एक सीधा रास्ता है। तो हमारा दूसरा स्तंभ है एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? बिल्कुल सही, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। एनडीपी हमें ये बताता है कि देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हुआ, उस प्रक्रिया में हमारी कितनी पूंजी या संपत्ति की घिसावट हुई। तीसरा स्तंभ है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ फोकस सीमा से हटकर नागरिकों पर आ जाता है। ये एक साल में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल मूल्य है, फिर चाहे वो दुनिया में कहीं भी उत्पादन कर रहे हों। इसका फॉर्मूला है जीएनपी इक्वल्स जीडीपी प्लस एनएफआईए। ये असल में देश के लोगों की, उसके नागरिकों की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। और हमारा चौथा और अंतिम स्तंभ है एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे शुद्ध, सबसे नेट रूप है। हम जीएनपी में से, यानी नागरिकों की कुल कमाई में से घिसावट को घटा देते हैं, तो फॉर्मूला बनता है एनएनपी इक्वल्स जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब हम उस तथ्य पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। जेपीएससी प्रीलिम्स में सीधा प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र में तकनीकी रूप से राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, और इसका एक ही जवाब है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में एनएनपीएफसी कहते हैं। यही किसी भी देश की वास्तविक असली राष्ट्रीय आय मानी जाती है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो सारी गणनाएं हैं, इन्हें भारत में करता कौन है और हमारे देश के ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं। ये 3 तथ्य परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। ये मॉस्पी, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। और वर्तमान में गणना के लिए जो आधार वर्ष या बेस ईयर इस्तेमाल होता है वो है 2011-12। अब एक और जरूरी बात, जीडीपी 2 तरह की होती है, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल जीडीपी को मौजूदा बाजार कीमतों पर मापा जाता है, जिसमें महंगाई का असर शामिल होता है। लेकिन रियल जीडीपी को आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर मापा जाता है, जिससे महंगाई का असर खत्म हो जाता है। इसीलिए किसी देश की आर्थिक वृद्धि की जो असली तस्वीर है वो रियल जीडीपी ही दिखाती है। अगर हम मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, और इस आंकड़े के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। लेकिन जब हम जीडीपी को एक और पैमाने पीपीपी, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी पर देखते हैं, इसका मतलब है कि अलग अलग देशों में मुद्रा की खरीदने की शक्ति के हिसाब से तुलना, तो भारत की जीडीपी लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर है, और इसके अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए अब इस सत्र के अंतिम खंड में आते हैं और जो कुछ भी हमने सीखा है उसे जेपीएससी परीक्षा के नजरिए से रिवाइज करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। इसका फॉर्मूला है देश की कुल राष्ट्रीय आय, यानी एनएनपीएफसी, को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए। ये किसी भी देश के लोगों के जीवन स्तर, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और बिहार की सबसे कम। आइए अब एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। जीडीपी का मतलब है घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन। जीडीपी में से घिसावट घटाई तो एनडीपी। जीडीपी में विदेश से आय जोड़ी तो जीएनपी। और असली राष्ट्रीय आय क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपके सामने एक संभावित प्रश्न है जैसा परीक्षा में आ सकता है। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र में तकनीकी रूप से राष्ट्रीय आय कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए, बी, सी और डी। इसका सही उत्तर है सी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जैसा हमने बार बार जोर देकर समझा है,
यही वो माप है जो किसी देश के नागरिकों की शुद्ध आय को उत्पादन की वास्तविक लागत पर दिखाता है और इसीलिए ये राष्ट्रीय आय का सबसे सटीक और शुद्ध रूप है। याद रखिए, राष्ट्रीय आय पर महारत हासिल करने का मतलब है जेपीएससी के लिए अर्थशास्त्र की अपनी नींव को फौलाद की तरह मजबूत करना। ये समझ आपको परीक्षा में निश्चित रूप से दूसरों से एक कदम आगे रखेगी।